नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का अर्थशास्त्र का पहला पार्ट विकास। देखिए, आपका जो सीबीएसई का टर्म 1 होगा नवंबर में, उससे पहले प्री बोर्ड भी होना है। तो उसमें जो आपका अर्थशास्त्र का पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वह आएंगे। मैंने अभी इसमें सिर्फ पार्ट 1 लिया है। पार्ट 1 में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने अपनी इस वीडियो में इंक्लूड किया है और कोशिश की है कि पार्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने पेश कर सकूं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहला प्रश्न है हमारा, विकास के सभी लक्ष्य सभी के लिए कैसे होते हैं। अर्थात विकास के जो लक्ष्य हैं वो सभी के लिए क्या एक समान होते हैं या सबके लिए अलग अलग होते हैं या एक समान भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा। देखिए, वीडियो में मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ ताकि आपको सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो इसका सही आंसर होगा भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग। विकास के जो लक्ष्य हैं वो सभी के लिए कभी भी एक समान नहीं हो सकते, बल्कि विकास के जो लक्ष्य है वह सभी के लिए क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही होगा, भिन्न भिन्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, दो देशों की तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड किसे समझा जाता है। देखिए, जब भी हम दो देशों की तुलना करते हैं तो बहुत सारे आधारों पर की जाती है, जैसे आय के आधार पर, व्यय के आधार पर, रहन सहन के स्तर के आधार पर। तो यहाँ प्रश्न में पूछा है कि उसका सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छा किससे हमें रिजल्ट मिलता है अगर हम दो देशों की तुलना करते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आय, व्यय या रहन सहन का स्तर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, आय के आधार पर जो तुलना की जाती है उसको सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों की तुलना में डैश समझा जाता है। देखिए, जो एमसीक्यू प्रश्न है उनको सही गलत की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, और इन्हें फिलिंदा ब्लैंक्स यानी कि खालिस्तान की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। तो ये खालिस्तान के तरीके से एमसीक्यू बनाया गया है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों की तुलना में क्या समझा जाएगा, विकासशील समझा जाएगा, कमज़ोर समझा जाएगा, विकसित समझा जाएगा या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, विकासशील का क्या मतलब होता है। विकासशील का मतलब होता है जो भी विकास की राह पर है, जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, ठीक है। कमज़ोर का अर्थ आप जानते हैं, और विकसित क्या है, जो कि विकसित हो चुका है, उसने विकास की राहों को पार कर लिया है। तो देखिए, जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों की तुलना में क्या माना जाता है, विकसित माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय को दो देशों की तुलना के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय जो निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला क्या है। देश की जनसंख्या को कुल आय से भाग देकर, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, देश की कुल जनसंख्या को राष्ट्रीय आय से भाग देकर, औसत आय से जनसंख्या को भाग देकर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, देश की कुल जनसंख्या को राष्ट्रीय आय से भाग देकर, ये हम उल्टा कर रहे हैं इसलिए ये गलत है। देश की जनसंख्या को कुल आय से भाग देकर, ये भी हमारा गलत है क्योंकि इसमें भी हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। औसत आय से जनसंख्या को भाग देकर, तो मैं आपको बता दूं कि औसत आय का अर्थ भी क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय ही होता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है देश की आय, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर हम क्या निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय हम निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी ज़्यादा अधिक होती है उस देश को उतना ही विकसित समझा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व बैंक द्वारा देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वो विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए एक कुछ आधार बनाता है, ठीक है, कि किस आधार पर हम किसी देश को अच्छी रैंक पर मानेंगे और किसी देश को हम बेकार रैंक पर मानेंगे। तो यहाँ कुछ आधार दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कि विश्व बैंक जब विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है तो वह किस आधार पर देशों का वर्गीकरण करता है।
पहला ऑप्शन है देश की कुल आय, दूसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय, और देश की कुल जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा। मैंने आपको अभी बताया कि प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय दोनों एक ही है, वह यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए देश की कुल आय के आधार पर विश्व बैंक जो है किसी देश का वर्गीकरण नहीं करता, न ही देश की कुल जनसंख्या के आधार पर करता है। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण करता है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है। 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात हमारा क्या कहलाता है। देखिए यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, साक्षरता दर, उपस्थिति अनुपात, शिशु मृत्यु दर या मृत्यु दर। देखिए पहला ऑप्शन जो है हमारा इसमें साक्षरता दर का जो हमारा संबंध है, साक्षरता दर का जो हमारा संबंध है वह हमारा व्यक्तियों की पढ़ने की क्षमता से है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। उपस्थिति अनुपात जो है विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनकी उपस्थिति से संबंधित होता है, ये भी हमारा नहीं है। अब हमारे 2 ऑप्शन बचे, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। देखिए जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर कहा जाता है 1000 व्यक्तियों में से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है, वह कहलाता है हमारा शिशु मृत्यु दर। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है। साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है, किसे साक्षरता दर कहा जाता है। 8 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, 9 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता का अनुपात, या 7 और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। तो देखिए बच्चे ये तो याद कर लेते हैं कि साक्षर जनसंख्या का अनुपात है, लेकिन अगर किसी ने इसका वर्ष याद नहीं करा तो उसका सही आंसर नहीं होगा। तो इसमें क्या आंसर जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही है, 7 और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, देश में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, यानी कि किस राज्य के लोग जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल व पंजाब। बताइए इसका सही आंसर क्या है। ये तो आपका जनरल नॉलेज का भी प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा हमारा केरल। केरल जो है वह सबसे साक्षर राज्य है, सबसे ज़्यादा लोग केरल के पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो है को किसके द्वारा जारी की जाती है, क्या वह यूनेस्को जारी करता है, यूनिसेफ जारी करता है, या इनमें से कोई नहीं, या यूएनडीपी। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा हमारा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये जो है मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, देखिए बीएमआई का पूरा नाम क्या है। बीएमआई का पूरा नाम क्या है। आपका जो अर्थशास्त्र का पाठ 1 है उसमें एक टेबल में बीएमआई के बारे में बताया गया है। बीएम होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर जाएगा हमारा ए। बी गलत है और सी भी हमारा गलत है। तो प्रश्न नंबर 10 का ए हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, एचडीआई का विस्तृत रूप क्या होगा, यानी कि एचडीआई की फुल फॉर्म क्या होगी। क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, या होम डोमेस्टिक इंडिया है, या हाउस डोमेस्टिक इंडिया है, या इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए ये प्रश्न में आपको हर कहीं मिलेगा, इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त सभी है, या उपरोक्त दोनों है, इस तरीके का एमसीक्यू में आता है। तो बताइए इसका सही नाम क्या है। इसका सही नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में कुल देशों की संख्या कितनी है, यानी कि वर्ल्ड में वर्तमान में जो कुल देश है उनकी जो संख्या है वो कितनी है।
क्या ये 189 है, 179 है, 193 है या 200 है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 193। अच्छा, अगर कोई ये पूछे कि सबसे लास्ट में सदस्य कौन बना था या 193वां सदस्य कौन है, तो वो है हमारा दक्षिणी सूडान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 13। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों में किस में की जाती है? यानी कि सभी जो देश है, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, उनके यहाँ प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए मुद्रा का एक रूप निश्चित किया गया है। तो वह कौन सा है? क्या रुपया है, डॉलर है, दिनार है या मीनार है? बताइए सही आंसर क्या है। देखिए, रुपया जो है वो भारत में भी यूज़ होता है, नेपाल की मुद्रा भी रुपया ही है, पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया ही है। ठीक है, बहुत सारे देशों की मुद्रा क्या है? रुपया है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों में किस में की जाती है? वो की जाती है हमारी डॉलर में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डॉलर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। मानव विकास सूचकांक किस आधार पर जारी किया जाता है? ठीक है, मानव विकास सूचकांक जो है किस आधार पर जारी किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जो मानव विकास सूचकांक है वह किस आधार पर जारी होता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, कुल जनसंख्या, शिशु मृत्यु दर या प्रति व्यक्ति आय और कुल जनसंख्या या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है वो कुछ आधारों पर बनाया जाता है, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और औसत आयु। इन तीनों को जोड़ करके किससे भाग कर दिया जाता है? 3 से भाग कर दिया जाता है। तब हमारा क्या निकलता है? तब हमारा निकलता है मानव विकास सूचकांक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं? जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं? जन्म के समय आयु, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी आयु, या शिशु मृत्यु दर, या जन्म के समय व्यक्ति के जीवन जीने की संभावित आयु, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और औसत आयु। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, हम प्रश्न नंबर 15 पे थे। हाँ, जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जाएगा हमारा जन्म के समय व्यक्ति की जीवन जीने की संभावित आयु। यानी कि किसी देश में एक व्यक्ति न्यूनतम कितने समय तक जीता है, इसी को क्या कहा जाता है? जीवन प्रत्याशा कहा जाता है, कि व्यक्ति की संभावित आयु इतनी है। जैसे अमेरिका में अभी जीवन जीने की जो संभावित आयु है वो अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। अन्य देशों की तुलना में क्या है? वह सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 क्या है? भूमिगत जल है, नवीकरणीय साधन है, अनवीकरणीय साधन है, दोनों है या दोनों में से कोई नहीं? देखिए, वैसे तो ये प्रश्न विज्ञान का है, लेकिन विकास वाले पार्ट में भी दिया गया है, क्योंकि जो संसाधन होते हैं वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बताइए भूमिगत जल हमारा क्या होगा। देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, पुनः चक्रण किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। तो जो हमारा भूमिगत जल है ये हमारा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो साधन वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं? देखिए, कुछ साधन ऐसे होते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते, पुनः चक्रण होता रहता है और उत्पादित होते रहते हैं। लेकिन कुछ साधन ऐसे होते हैं जो हमारी पृथ्वी पर एक निश्चित मात्रा में हैं, और यदि हम उनका इसी तरीके से गलत तरीके से प्रयोग करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह समाप्त हो जाएंगे। तो प्रश्न में पूछा है कि उन साधनों को क्या कहते हैं जो प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं? नवीकरणीय साधन, गैर नवीकरणीय साधन, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गैर नवीकरणीय साधन। जो समाप्त हो जाते हैं वो गैर नवीकरणीय है, जो समाप्त नहीं होते, जिनका पुनः चक्रण होता रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कच्चा तेल किस प्रकार का साधन है? देखिए, अभी मैंने आपको दोनों का बता दिया, दोनों की परिभाषा बता दी कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। अब पूछा है कि जो कच्चा तेल है क्या वह नवीकरणीय साधन है, गैर नवीकरणीय साधन है या प्राकृतिक नवीकरण
साधन है, तो ये कोई साधन नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा है बताइए। क्या प्राकृतिक तेल हमारा ऐसा संसाधन है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा? ठीक है, प्राकृतिक तेल हमारा ऐसा संसाधन है जो अगर हम ऐसे ही यूज़ करते रहे तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए कैसा संसाधन है? गैर नवीकरणीय साधन। अगर समाप्त नहीं होता तो नवीकरणीय साधन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है हमारा कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का जो विकास है उसे किस आधार पर निर्धारित करते हैं? क्या प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित करते हैं, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या उपरोक्त सभी पर? बताइए इसका सही आंसर क्या है। यदि आपको किसी देश के विकास का स्तर पता लगाना हो तो आप किस पर बात करेंगे? क्या प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्थिति? हम सभी पर बात करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि किसी भी देश का विकास इन सभी चीज़ों से नापा जाता है, इसलिए मानव विकास सूचकांक भी इसी से निकाला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से अच्छी है? यानी कि कौन सा देश ऐसा है जो मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊपर वाली रैंक पर होता है? देखिए, नेपाल जो है वो भारत से नीचे वाली रैंक पे है, पाकिस्तान भी भारत से नीचे वाली रैंक पे है, बांग्लादेश भी भारत से नीचे वाली रैंक पे है। केवल जो श्रीलंका है वह भारत से ऊपर है मानव विकास सूचकांक से। इसका मतलब मानव विकास के लिहाज से श्रीलंका की स्थिति भारत से अच्छी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है हमारा कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना होने वाले विकास को क्या कहते हैं? पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना होने वाले विकास को क्या कहा जाता है? क्या इसे राष्ट्रीय विकास कहते हैं, मानवीकरण विकास कहते हैं, या धारणीय विकास कहते हैं? एक ऑप्शन और है इसमें, इनमें से कोई नहीं, लेकिन वह नहीं है, इन तीनों में से ही कोई एक आंसर है। बताइए क्या आंसर है। तो इसका सही आंसर जाएगा हमारा धारणीय विकास। देखिए, धारणीय विकास का अर्थ होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि विकास इस तरीके से हो कि पर्यावरण के संसाधनों की क्षति ना हो और पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। उसे ही हमारा क्या कहते हैं? धारणीय विकास कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 22 है, भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए, अब ये प्रश्न भी आपका क्या है, जीके में भी आ सकता है, लेकिन विकास की दृष्टि से बात कर रहा है तो जनसंख्या विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए मैंने इसमें इस प्रश्न को शामिल किया है। तो बताइए, क्या मध्य प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, या छत्तीसगढ़ की? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है हमारा कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये आपके पहले ही पाठ में दिया हुआ है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, या नर्मदा नदी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जाएगा हमारा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध हमारा स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ठीक है, मैंने भी बताया था कि प्रति व्यक्ति आय को किसी राष्ट्र के विकास का सबसे अच्छा मापदंड माना जाता है, इसी तरह से राज्य में भी प्रति व्यक्ति आय को सबसे अच्छा माना जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, या छत्तीसगढ़? अब देखिए, कुछ बच्चे बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश की क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इसलिए उसकी प्रति व्यक्ति आय भी सबसे ज़्यादा होगी, परंतु ऐसा नहीं है। सबसे कम पूछा है यहाँ पे हमसे, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ज़्यादा नहीं है। तो सबसे कम कौन से राज्य के? सबसे कम है बिहार की। ठीक है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय हमारी सबसे कम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बिहार। चलिए अगले और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा कि विकास का सामान्य अर्थ क्या है? उन्नति, अवनति, अवमूल्यन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, विकास से आप क्या समझते हैं? विकास का सही अर्थ क्या है? विकास का सही अर्थ है उन्नति या प्रगति। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
देखिए, इस वीडियो में मैंने पार्ट 1 विकास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने की पूरी कोशिश की है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, अभी मैंने इस वीडियो का केवल पहला पार्ट बनाया है जिसमें मैंने पार्ट 1 लिया है, लेकिन आपके CBSE का जो सिलेबस है टर्म 1 का, उसमें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो अगले पार्ट का वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पार्ट 2 के वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए।